हेलो, वेलकम टू दी खान ला स्टडीज़। इसके पिछले वीडियो में हमने आईपीसी को डिस्कस किया था, स्पेशली द एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एप्लीकेबिलिटी ऑफ द आईपीसी सेक्शन 4, 5 एंड 6 अलॉन्ग विथ सेक्शन 188 CRPC। इसके बाद कुछ छोटे छोटे शब्द हैं, फ्रेजेस हैं, वर्ड्स हैं जो आईपीसी में यूज़ हुए हैं, जिसको समझना ज़रूरी है, जो कि डेफिनेशन क्लास में आता है। तो कुछ वर्ड मैं बताऊंगा, बाकी आप देख लेंगे। जैसे द वर्ड जेंडर, व्हेन द जेंडर ही इज़ यूज्ड, द प्रोनाउन ही इज़ यूज्ड and its derivatives in he, his, her, whether male or female। तो ही अगर कहीं यूज़ हो रहा है तो उससे बनने वाले जितने प्रोनाउन ही, हिज, हर, मेल हो या फीमेल हो, ये ही के अंदर सब इंक्लूड हो जाएंगे। तो महिला के लिए अलग से शी का यूज़ होना ज़रूरी नहीं है। तो जहाँ कहीं भी ही यूज़ होगा तो आप समझ लीजिएगा कि ये मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है, यानी ही इंक्लूड्स शी। फिर सेक्शन 9 क्या कहता है? नंबर। अगर नंबर यूज़ हो रहा है, कहीं पर संख्या बताई जा रही है, तो सेक्शन 9 क्या कहता है? अनलेस द कंट्रेरी अपीयर्स फ्रॉम द कंटेक्स्ट, यानी जो विषय हम पढ़ रहे हैं उसके संदर्भ में यदि इसके विपरीत कोई अर्थ ना निकल रहा हो, अनलेस इट अपीयर्स कंट्रेरी टू द कॉन्टेक्स्ट, दिस वर्ड importing singular number include the plural number। तो सामान्य इसका अर्थ क्या निकाला जाएगा? सिंगुलर इंक्लूड्स प्लूरल नंबर। इसी तरह वर्ड्स इंपोर्टिंग द प्लूरल नंबर इंक्लूड्स द सिंगुलर नंबर। नंबर में कि यदि जो कंटेक्स्ट है, जिस संदर्भ में बात की जा रही है, यदि उसमें कोई अन्यथा कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, तो जब भी हम ये नंबर देखेंगे तो सिंगुलर इंक्लूड्स प्लूरल, और वेयर इज, जहाँ प्लूरल इज यूज्ड है तो प्लूरल विल इंक्लूड ए सिंगुलर नंबर। तो ये देखिएगा, जब भी इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट आप आएगा तो इंटरप्रिटेशन में आपको ये मदद मिलेगा कि ही का मतलब क्या है, नंबर कहाँ कैसे यूज़ हुआ है। इसी तरह फिर सेक्शन 10 कहता है मैन एंड वुमेन। मैन डिनोट्स ए मेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज। जहाँ हम मैन यूज़ करते हैं तो मैन इंक्लूड्स ए मेल मेंबर, मेल ह्यूमन बीइंग, मनुष्य होना चाहिए, मेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज। एंड द वर्ड फीमेल वुमेन यूज फीमेल ह्यूमन बीइंग, फीमेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज। एज का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मेल और फीमेल का अगर वर्ड यूज़ किया गया है तो ह्यूमन बीइंग होगा, ऑफ एनी एज होगा। ये कॉमन सेंस की बातें हैं। फिर एक आता सेक्शन 11 में पर्सन। जैसा आप जानते हैं, जूरिस्प्रूडेंस में आप पढ़ चुके हैं, पर्सन इंक्लूड्स लीगल पर्सन। ए कंपनी इज ए लीगल पर्सन, तो उसी को अडॉप्ट किया गया है। यहाँ पर कहा जा रहा है द वर्ड पर्सन इंक्लूड्स एनी कंपनी और एसोसिएशन और बॉडी ऑफ पर्सन्स वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। जब पर्सन यूज़ कर रहा है आईपीसी, तो पर्सन में कॉर्पोरेट बॉडी आएगी, बॉडी ऑफ पर्सन्स आएगा, क्लॉज ऑफ पब्लिक आएगी, और जो बॉडी और कॉर्पोरेट बॉडी जो है वेदर इनकॉर्पोरेटेड और यानी वो कंपनी वो रजिस्टर्ड हो या ना हो, तो आ जाएगा पर्सन।
मेन बात है, द वर्ड पर्सन इंक्लूड्स एनी कंपनी और एसोसिएशन। याद रखिएगा, कंपनी, एसोसिएशन, बॉडी ऑफ पर्सन्स इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। तीन चीज़ें इसमें आई, बॉडी ऑफ पर्सन्स इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, कंपनी और एसोसिएशंस। ये हो गया आर्टिफिशियल पर्सन। वैसे नेचुरल पर्सन तो इसमें आता ही है, तो आर्टिफिशियल पर्सन इंक्लूड हो जाएगा द वर्ड पर्सन में। फिर आगे देखें और क्या है डेफिनेशन। थोड़ी सी डेफिनेशन पर आपको प्रकाश डालेंगे, लाइट डालेंगे, ताकि जब आप अभी ये सेक्शन पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको ये चीज़ें समझ में आ लगे। अब एक वर्ड आपने टीपी एक्ट में पढ़ा होगा, व्हाट इज़ मूवेबल प्रॉपर्टी एंड व्हाट इज़ इमूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी एक डेफिनेशन है जनरल क्लॉजेज एक्ट में, और इमूवेबल प्रॉपर्टी को डिफाइन किया है टीपी एक्ट ने। आईपीसी ने बहुत थोड़ा सा डिफाइन किया है, व्हाट इज़ मूवेबल प्रॉपर्टी, जंगम संपत्ति क्या है। द वर्ड मूवेबल प्रॉपर्टी आर इंटेंडेड टू इंक्लूड कॉर्पोरल प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन। हिंदी में से कहते हैं कि ऐसी सभी जंगम संपत्ति के अंतर्गत हर भांति की मूर्त संपत्ति आती है। हर भांति की मूर्त संपत्ति आती है। अब ये हो गया कॉर्पोरल प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन एक्सेप्ट, एक तो एक वर्ड यूज़ कर दिया, एवरी टाइप ऑफ कॉर्पोरल प्रॉपर्टी। लेकिन अपवाद कहाँ दे रहे हैं? वही अपवाद दे रहे हैं जो टीपी एक्ट डिफाइन करता है कि ये अचल संपत्ति है। जैसे थोड़ा सा इन्होंने लिया है, एक्सेप्ट लैंड, भूमि, एंड थिंग्स अटैच टू द अर्थ। ऐसा वस्तु, ऐसी चीज़ें जो भूमि से संबद्ध हैं, जैसे मकान की नींव, हाउस, मकान ये क्या है? भूमि से संबद्ध है। और परमानेंटली फास्टेंड टू एनीथिंग विच इज़ अटैच टू अर्थ, या कोई ऐसी चीज़ जो भूमि से संबद्ध है, उससे अस्थायी रूप से कोई चीज़ जकड़ दी गई है, बांध दी गई है, उससे सेट कर दी गई है, भूमि से अटैच्ड। जैसे कोई फैक्ट्री है तो बड़ी बड़ी मशीनरी है, अगर वो अटैच्ड है, परमानेंटली वो अटैच कर दी गई है भूमि के साथ, तो पार्ट ऑफ भूमि बन गई। अगर वो पार्ट ऑफ भूमि बन गई तो जब तक वो पार्ट ऑफ भूमि है तब तक वो अचल संपत्ति है। लेकिन जैसे ही उसके नट बोल्ट खोल के या उसके पार्ट्स को या उस मशीनरी को हम भूमि से अलग कर देते हैं तो उसका नेचर बदल जाएगा और वो फौरन ही हो जाएगी मूवेबल प्रॉपर्टी। जैसे ट्री है, एक्सेप्ट कास्ट, टिम्बर, ये भी डिफाइन किया गया है टीपी एक्ट में कि ग्रॉस, टिम्बर, ये सब क्या है? अचल संपत्ति नहीं है। लेकिन कौन से पेड़ अचल संपत्ति नहीं है? जो टिम्बर के कॉमर्शियल यूज़ में आते हैं। ये घास है या स्टैंडिंग क्रॉप है, गेहूं की फसल है, धान की फसल है, ये सब जितनी है क्या है? ये अचल संपत्ति नहीं है। लेकिन वो पेड़ जिनका प्रयोग सामान्य तौर पर टिम्बर के रूप में नहीं होता है, तो वो क्या कह जाएंगे? दे आर अटैच टू द अर्थ, दे आर पार्ट ऑफ द अर्थ। तो जब तक उस पेड़ को काट के अलग न कर दिया जाए तो ऐसे ट्रीज, ऐसे पेड़ वो क्या कहे जाएंगे? वो अचल संपत्ति हैं। जब उन्हें हम काट के अलग कर देंगे तो वो चल संपत्ति हो जाएंगे, मूर्त, मूवेबल प्रॉपर्टी आ जाएगी और डिफाइन हो जाएगी इसमें आईपीसी में। ज़रूरत क्या है? जैसे ही आप चोरी की परिभाषा में जाएंगे तो वहाँ वर्ड क्या यूज़ किया गया है? चोरी सिर्फ चल संपत्ति की हो सकती है। आपको डिसाइड करना होगा कि जो संपत्ति की चोरी, जिस संपत्ति की चोरी की जा रही है उसकी कैटेगरी क्या है। अगर वो मूवेबल प्रॉपर्टी की कैटेगरी में है तब
तो चोरी हो सकती है, और अगर वो मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है तो उसकी चोरी नहीं मानी जाएगी। तो ये डेफिनेशंस को आपको दिमाग में रखना है कि व्हाट इज़ मूवेबल प्रॉपर्टी। तो मूवेबल के साथ इमूवेबल पढ़ने के लिए आपको टीपी एक्ट की परिभाषा में जाना पड़ेगा। अब इसके बाद सेक्शन 22 है, 23 है रॉन्गफुल गेन एंड रॉन्गफुल लॉस, जिसे हिंदी में कहते हैं सदोष अभिलाभ और सदोष हानि। सदोष रॉन्गफुल्ली गेन कर रहा है कोई व्यक्ति, एनी पर्सन हु इज गेनिंग रॉन्गफुल्ली, उसको कोई लाभ हो रहा है लेकिन वो लाभ का तरीका क्या है, रॉन्गफुल है। तो हमको ये देखना होगा किसी व्यक्ति ने कोई लाभ उठाया है वो रॉन्गफुल है कि नहीं। तो डिफाइन ऐसे किया गया है, इट इज ए गेन बाय अनलॉफुल मीन्स, इट इज ए गेन बाय अनलॉफुल मीन्स। याद रखिएगा, अनलॉफुल मीन्स द गेन विच द पर्सन गेनिंग इज नॉट लीगली इंटाइटेड, यानी वो लाभ जो अवैध माध्यम से प्राप्त किया जाए, ऐसी संपत्ति जो अवैध माध्यम से प्राप्त की जाए और जो व्यक्ति उसे प्राप्त कर रहा है वो विधिक तौर पर उसका उत्तर इंटाइटल नहीं है, ये उसका अधिकारी नहीं है, यानी उस संपत्ति का वो अधिकारी नहीं है, फिर भी उसे वो प्राप्त कर लेता है इल्लीगल साधनों से, तो कहा जाएगा ही हैज़ गेन्ड रॉन्गफुल्ली। इसके इंग्रेडिएंट देख लिए, गेन ऑफ सम प्रॉपर्टी, कुछ संपत्ति का लाभ का प्राप्त करना, गेन मस्ट बी बाय अनलॉफुल मीन्स, ये लाभ जो प्राप्त किया गया है यह अवैध माध्यम से प्राप्त किया जाए। द प्रॉपर्टी टू विच पर्सन गेनिंग वॉज नॉट लीगली इंटाइटेड, द पर्सन गेनिंग गेनिंग द प्रॉपर्टी ही वॉज नॉट लीगली इंटाइटेड, जिस संपत्ति को प्राप्त कर रहा है विधिक तौर पर कानून की निगाह में वो उसके लिए कानूनी तौर पर वो इंटाइटलमेंट उसका नहीं है, यानी इंटाइटलमेंट नहीं है मीन्स उसका रॉन्गफुल है, अनलॉफुल ढंग से ले रहा है, और देयर मस्ट बी सम गेन, गेन का होना मस्ट है, और गेन अगर नहीं है तो फिर रॉन्गफुल गेन नहीं होगा। इसमें होगा डिफाइन किया गया है, इट मीन्स एक्वायरिंग एज वेल एज रिटेनिंग रॉन्गफुल्ली, यानी एक्वायर नहीं कर रहा, रिटेन रख भी रहा है। मालूम हो गया पहले जब उसने गेन किया था, जब गेन किया था तब क्या था, वो लॉफुल्ली हो सकता है। ये जानने के बाद कि ही इज़ नॉट इंटाइटल्ड फॉर दैट प्रॉपर्टी एंड स्टिल ही इज़ रिटेनिंग दैट प्रॉपर्टी, तो ये सेक्शन ने इसको परिभाषा में इंक्लूड कर दिया है। ए पर्सन इज सेट टू गेन wrongfully when such person retains wrongfully, gaining wrongfully and losing wrongfully, gain wrongfully when such person retains wrongfully, इसी तरह as well as when such person acquires wrongfully, a person is said to lose wrongfully when such person is wrongfully kept out of any property। तो अभी तक तो आपने देखा wrongful gain क्या है, gaining wrongfully with wrongful means and that person was not entitled। इसी तरह होता है wrongful loss, तो जस्ट इसका उल्टा है the loss of some property of any person, the loss of property and loss must be caused by unlawful means। वहाँ भी क्या था, एक्वायर क्या था, अनलॉफुल मीन्स, यहाँ लॉस क्या हो रहा है, अनलॉफुल मीन्स के तहत उसका लॉस हो रहा है। द प्रॉपर्टी टू विच द पर्सन लूजिंग वाज लीगली इंटाइटल्ड, यानी जो व्यक्ति उस संपत्ति को अधिकार जिसका जा रहा है, जिसे हानिकारी तो हो रही है, दरअसल वो उसका अधिकारी था। द प्रॉपर्टी टू विच द पर्सन
लूजिंग, वो संपत्ति जो व्यक्ति जिसका अधिकार समाप्त हो रहा है, यदि ही वॉज इंटाइटलमेंट होने के बावजूद वो व्यक्ति अपनी संपत्ति को के अधिकार से हाथ धो बैठ रहा, तो कहा जाएगा ही इज लूजिंग रॉन्गफुल्ली। तो रॉन्गफुल गेन एंड रॉन्गफुल लॉस, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि नेक्स्ट परिभाषा जैसे आप देखेंगे डिसऑनेस्टी, बेईमानी किसे कहते हैं, तो बेईमानी में वर्ड फौरन आ जाएगा रॉन्गफुल गेन। अब रॉन्गफुल गेन आपको मालूम होना चाहिए क्या है। फिर इसी तरह इस परिभाषा में कहा गया है इलीगली कीपिंग ए पर्सन आउट ऑफ हिज प्रॉपर्टी, इंटेंशन मस्ट बी डिप्राइविंग हिम ऑफ बेनिफिशियल प्रॉपर्टी इवन टेम्पररी। यहाँ पर कीपिंग आउट ऑफ प्रॉपर्टी पर्सन, किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति के कब्जे से बाहर रखना, कीपिंग ए पर्सन आउट ऑफ हिज प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, इंटेंशन मस्ट बी, तो वहाँ देखा जाएगा उसका आशय क्या था, इंटेंशन क्या था, डिप्राइविंग हिम ऑफ हिज बेनिफिशियल इंजॉयमेंट ऑफ दैट प्रॉपर्टी। इंटेंशन क्या था कि उसको उसके संपत्ति से भले अस्थायी तौर पर हो वो वंचित किया जाने का आशय हो। तो अगर वंचित किया जाने का आशय था तो माना जाएगा कि उसने क्या किया, उस व्यक्ति को रॉन्गफुल लॉस कॉज किया। तो रॉन्गफुल लॉस एंड रॉन्गफुल गेन, ये दोनों इंपॉर्टेंट इसीलिए आप कहें कि आपको देखना पड़ेगा कि व्हाट इज रॉन्गफुल। जैसे अगली परिभाषा आएगी, नेक्स्ट परिभाषा आपकी इसमें आ रही है बेईमानी पूर्वक। कब कहा जाएगा कि कोई व्यक्ति कोई कार्य बेईमानी पूर्वक करता है, डिसऑनेस्टली किसे कहेंगे। बहुत आराम से आप जानते हैं बेईमानी पूर्वक आदमी बड़ा बेईमान है, इन लॉ की परिभाषा में व्हाट इज डिसऑनेस्ट, हु इज डिसऑनेस्ट। वर्ड सेक्शन 24 डिसऑनेस्टली डिफाइन क्या करता है, whoever does anything with the intention of causing wrongful gain to one person or wrongful loss to another person। पिछली परिभाषा यहाँ आपके काम आ गई। whoever कोई भी व्यक्ति, when he does anything with the intention of causing wrongful gain to one person or wrongful loss to another person। यानी कोई व्यक्ति यदि ऐसा कार्य करता है जिसका आशय ये है कि वो किसी व्यक्ति को रॉन्गफुल गेन कारित कराए, एक व्यक्ति को क्या कर रहा है, वो सदोष अभिलाभ प्राप्त कारित करे। और इसी तरह दूसरे में देखें कि जब कोई कार्य इस आशय से करता है कि वो किसी दूसरे व्यक्ति को सदोष क्षति कारित करे, रॉन्गफुल लॉस टू अनदर पर्सन, अगर उसका कार्य करने का आशय ये है टू कॉज wrongful benefit to one person or wrongful loss to another person, he is said to do that thing dishonestly। तब ऐसे व्यक्ति के बारे में कहा जाएगा कि उसने यह कार्य बेईमानी पूर्वक किया। अब जैसे ही आप डिसऑनेस्टली डिसाइड करेंगे, ये आप फिर मैं कह रहा हूँ चोरी की परिभाषा में आएगा कि चोरी कब होगी, वहाँ पर आएगा पहला इंग्रेडिएंट है डिसऑनेस्टी। जब डिसऑनेस्टली से कोई कार्य करता है तो डिसऑनेस्टली को समझने के लिए रॉन्गफुल गेन एंड रॉन्गफुल लॉस को समझना पड़ेगा। तो रॉन्गफुल गेन एंड रॉन्गफुल लॉस आपको समझ में आ गया होगा, और इसी के तहत बेईमानी की परिभाषा भी समझ में आ गई होगी। यदि कोई व्यक्ति कोई कार्य ऐसे आशय से करता है कि किसी एक व्यक्ति को सदोष अभिलाभ कारित करे या किसी दूसरे व्यक्ति को सदोष नुकसान कारित करे, तो उसके बारे में कहा जाएगा कि उस व्यक्ति ने बेईमानी पूर्वक कार्य किया। आई थिंक आपको ये परिभाषा भी क्लियर हो गई होगी। ये परिभाषाएँ दरअसल इसके वर्ड्स मेन प्री में भी बहुत आते हैं। इन परिभाषाओं को ध्यान से पढ़िएगा। नेक्स्ट सेक्शन 25 द फ्रॉडुलेंटली। फ्रॉड
फ्रॉडुलेंटली बोला बहुत जाता है। कब कहा जाएगा कि कोई कार्य कपटपूर्ण ढंग से किया गया? सेक्शन 25 क्या कहती है? ए पर्सन इज सेड टू डू ए थिंग फ्रॉडुलेंटली इफ ही डज दैट थिंग विद इंटेंट टू डिफ्रॉड बट नॉट अदरवाइज। बहुत छोटी सी परिभाषा है। ए पर्सन, अभी आपने देखा बेईमानी पूर्वक, विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस, तो डिसऑनेस्टी हो गया। यहाँ क्या हो गया? डूइंग एनी थिंग फ्रॉडुलेंटली कब होगी? इफ ही डज दैट थिंग विद इंटेंट, आशय क्या उसका? टू डिफ्रॉड, टू डिफ्रॉड टू एनी अदर पर्सन बट नॉट अदरवाइज। टू डिफ्रॉड क्या है? व्हाट इज डिफ्रॉड? डिफ्रॉडिंग अदर पर्सन। तो धारा 25 ना तो फ्रॉड शब्द को परिभाषित करती है, ना ही डिफ्रॉड यानी परिवंचना। डिफ्रॉड को कहते हैं परिवंचना। तो दरअसल हिंदी से आप समझिए तो वंचित करना, किसी दूसरे व्यक्ति को वंचित करने के आशय से कोई कार्य करता है, टू डिफ्रॉड एनी पर्सन, उसका आशय है तो कहा जाएगा कि उसने कार्य कपटपूर्वक किया। इसके बारे में एक केस ला है जिससे आप क्लियर शायद हो सकते हैं, विमला वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन। विमला वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के केस में सुप्रीम कोर्ट ने अवधारित किया है कि डिफ्रॉड यानी परिवंचना में दो तत्व होने आवश्यक हैं। परिवंचन, डिफ्रॉड में दो वर्ड जो होना चाहिए, पहला है वंचन, डिसीट, वंचित करना, और दूसरा है टू कॉज इंजरी, क्षति कारित करना। वंचित करना तथा क्षति कारित करना दोनों मिलके कहते हैं डिफ्रॉड बनता है। फिर आगे सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन किया कि क्षति का तात्पर्य आर्थिक क्षति के अलावा भी है। आर्थिक क्षति के अलावा भी क्षति इसमें आती है। आर्थिक क्षति के अलावा इसमें जो क्षति आई वो क्या होगी? दूसरी हो, जैसे संपत्ति से वंचित होना, शरीर में किसी व्यक्ति के शरीर को, किसी व्यक्ति के मन को या उसकी संपत्ति को क्षति कारित करना। मेंटल इंजरी, प्रोप्राइटरी इंजरी, ये सब इंजरी में परिभाषित हो जाएगी। तो डिफ्रॉड को डिफाइन किया विमला के केस में कि इसमें दो वर्ड होंगे, वंचना होगा, टू डिफ्रॉड, टू डिसीट, पहला वर्ड डिसीट है और दूसरा दो वर्ड याद रखिए, डिसीट एंड इंजरी। डिसीट एंड इंजरी दोनों ज़रूरी है। अब परिभाषा क्या कहती है? ए पर्सन इज सेड टू डू ए थिंग फ्रॉडुलेंटली इफ ही डज दैट थिंग विद इंटेंट टू डिफ्रॉड। अब यहाँ इंटेंशन, ये वो परिभाषाएं हैं जहाँ आशय ज़रूर देखा जाएगा, जहाँ पर आशय ज़रूर देखा जाएगा। यहाँ पर भी फ्रॉडुलेंटली कार्य में आशय का होना मस्ट है, यानी माइल इंटेंशन, उसका दुराशय होना आवश्यक है। जैसे इंटेंशन टू डिसीट, यानी डिसीट के माध्यम से कोई लाभ प्राप्त करना, डिसीट के माध्यम से वंचित करते हुए अपने को लाभ प्राप्त करना तो माना जाएगा फ्रॉड है। और वंचना का आशय स्वयं लाभ करना भी है या वंचित किए व्यक्ति को क्षति पहुंचाना भी हो सकता है। आप स्वयं लाभ प्राप्त कर लें या स्वयं को लाभ तो नहीं हो रहा है, लेकिन वो व्यक्ति जिसकी वो संपत्ति है उसको आपने वंचित कर दिया, डिसीट कर दिया, उसको उस संपत्ति से बाहर कर दिया, तो ये हो जाएगा। ये परिभाषा आ गई सेक्शन 25 में, व्हाट इज फ्रॉडुलेंटली, यानी कब कहा जाएगा कि उसने, कोई व्यक्ति ने कपटपूर्वक कार्य किया है। ये जान लीजिए कि जहाँ कपटपूर्वक को परिभाषित सुप्रीम कोर्ट ने किया है, उसके साथ साथ इंटेंशन अवश्य है, यानी उसका आशय होना चाहिए कि उस व्यक्ति को वंचित कर दे, उस व्यक्ति को या उस व्यक्ति के क्षति को, संपत्ति को क्षति कारित कर दे। फिर एक परिभाषा देख लिए, रीजन्स टू बिलीव, जगह जगह आपको मिलेगा।
व्हेन ए पर्सन हैज़ रीजन्स टू बिलीव, जनरल एक्सेप्शन में आएगा। रीजन्स टू बिलीव इसका मतलब क्या है? विश्वास करने का कारण, किसी व्यक्ति के पास किसी तथ्य के विश्वास करने का कारण कब माना जाएगा? रीजन्स टू बिलीव क्या कहा जा रहा है? इसके बारे में कहा गया है ए पर्सन इज सेड टू हैव रीजन्स टू बिलीव। किसी व्यक्ति के बारे में कहा जाएगा कि उसको विश्वास करने का आधार उसे प्राप्त था। इफ ही हैज सफिशिएंट कॉज टू बिलीव दैट थिंग, यदि उसके पास उस कार्य को पर विश्वास करने का पर्याप्त आधार हो। हिंदी में देख लें, कोई व्यक्ति किसी बात के विश्वास करने का कारण रखता है, तब ये कहा जाएगा जब उस बात के विश्वास करने का पर्याप्त हेतुक रखता है। यानी वर्ड हेतुक रखा है, हालांकि इंग्लिश वर्ड है इफ़ ही हैज़ सफिशिएंट काज टू बिलीव। यही वर्ड याद रखिएगा, ए पर्सन हैज़ सफिशिएंट काज टू बिलीव दैट थिंग। उस संपत्ति पर विश्वास करने पर, उस चीज़ को, उस वस्तु के बारे में विश्वास करने का यदि पर्याप्त आधार है, सफिशिएंट रीजन्स उसके पास है, पर्याप्त कारण उसके पास मौजूद है, तब ये कहा जाएगा ही हैज़ रीज़न टू बिलीव दैट थिंग। ये है सेक्शन 26। एक सेक्शन और देखते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। सेक्शन देखिए क्या है, प्रॉपर्टी इन पोजेशन ऑफ वाइफ, क्लर्क और सर्वेंट। प्रॉपर्टी किसके से कब्जे में हो, क्या मानी जाएगी? व्हेन ए प्रॉपर्टी इज इन द पोजेशन ऑफ ए पर्सन्स वाइफ, क्लर्क, सर्वेंट ऑन अकाउंट ऑफ दैट पर्सन। यानी ये क्या कहा जा रहा है? यानी किसी व्यक्ति कोई संपत्ति यदि उस व्यक्ति की पत्नी, उस व्यक्ति के लिपिक या उस व्यक्ति के नौकर के कब्जे में है। यानी कैसे कब्जे में है? ऑर्डर क्या कहा जा रहा है? ऑन अकाउंट ऑफ दैट पर्सन। कब्जा कैसा है? यानी बीवी होने के वजह से उसका कब्जा है, नौकर होने के कारण उसका कब्जा है, क्लर्क होने के आधार पर उसका कब्जा है। यानी स्टाफ है ऑफिस में, उसका फाइलें हैं, तो एक्स ऑफिशियो वो क्लर्क है, ही इज द कस्टोडियन ऑफ ऑल द फाइल्स। तो क्या कहा जाएगा? इट इज इन द पर्सन्स पोजेशन विद इन मीनिंग ऑफ दैट कोड। यानी तो वो उसकी जिसकी पत्नी है, जिसका नौकर है, जिसका सर्वेंट है, तो मालिक के बिहाफ पर अगर उसने कब्ज़ा बना रखा है तो माना जाएगा कि ये कब्ज़ा उसके मालिक का है। वाइकैरियसली माना जाएगा कब्ज़ा उसके मालिक का है, लेकिन रिलेशनशिप साबित करना पड़ेगा कि उसका कब्ज़ा बहैसियत नौकर, बहैसियत लिपिक या बहैसियत पत्नी के हो। इसको फिर एक्सप्लेन कर दिया गया है, शायद आपसे पूछा जाए, आपको मेंटल टेस्ट लिया जाए। एक्सप्लेनेशन क्या कहता है? ए पर्सन एम्प्लॉयड टेम्पोरली और ऑन पर्टिकुलर ओकेजन, किसी व्यक्ति को अस्थायी तौर पर नियुक्त किया गया है या किसी विशिष्ट अवसर पर उसे नियुक्त किया गया है, इन द कैपेसिटी ऑफ ए क्लर्क और ए सर्वेंट, लिपिक या नौकर के रूप में उसे उसका अस्थायी तौर पर भी यदि उसकी नियुक्ति की गई है, ही इज ए क्लर्क और ए सर्वेंट विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन। धारा 27 में दी गई परिभाषा के अंतर्गत ये माना जाएगा कि वो क्लर्क है और नौकर है, भले वो अस्थायी तौर पर उसकी नियुक्ति हुई हो या किसी विशेष अवसर के लिए उसके क्लर्क बना दिया गया हो, उसे किसी सामान की कस्टडी दे दी गई हो, तो भी उस पर यह परिभाषा जो सेक्शन 27 में कहा गया है, प्रॉपर्टी इन पोजेशन ऑफ वाइफ, क्लर्क और पर्सन, तो ये माना जाएगा कि ये उसके मालिक का कब्ज़ा है। ये कोई इम्पॉर्टेंट है।
थेफ्ट की परिभाषा में आप जाएंगे, रिमूव फ्रॉम द पोजेशन ऑफ दैट पर्सन, किसी को उसके कब्जे से बेदखल कर देना चोरी है। लेकिन उसमें और इंग्रेडिएंट है, उसमें आशय क्या है, डिसऑनेस्ट हो, प्रॉपर्टी कौन सी हो, चल हो। तो जब आप चोरी में देखेंगे तो चोरी की परिभाषा पढ़ रही है आपको पहले आना चाहिए, व्हाट इज़ डिसऑनेस्ट, व्हाट इज़ इंटेंशन, प्रॉपर्टी कौन सी है, मूवेबल है कि मूवेबल, आपको तय करना पड़ेगा कि कौन सी संपत्ति को है, और रिमूवल यानी कब्जे से बेदखल कर देना। ये सारी बातें इसलिए आवश्यक बताई जा रही हैं, ये सब आने वाली जो आपको आईपीसी पढ़ाई जाएगी उसमें हर जगह इन शब्दों का महत्व आपको पता चलेगा। इस वीडियो के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर देखेंगे, जो परिभाषाएं थोड़ी बची हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। प्लीज़ ट्राई टू नोट ए ब्रीफ नोट अबाउट ऑल दीज डेफिनेशंस, ताकि इसे आप चाहे मेन एग्ज़ाम हो चाहे प्री एग्ज़ाम हो सही ढंग से इसका आंसर दे पाएँ। कि इसमें थोड़ी सी गलती सी, ये अगर थोड़ी सी गलती आपने कर दिया तो प्री में तो आपका नंबर 0 हो जाएगा। थैंक यू सुनने के लिए, और कोई कमेंट हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, जिसका जवाब अगले वीडियो में आपको दिया जा सके। थैंक यू अगेन।